मेरा नाम हर्षाली है। मेरी जिंदगी अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छी रही थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। हम 2 भाई बहन थे और सिर्फ मेरी माँ थी। मेरे बड़े भैया, उनका नाम आलोक था। मेरे बड़े भैया बहुत मेहनती थे। उनकी उम्र मुझसे 5 साल ज़्यादा थी। मुझसे मेरी माँ और मेरे भैया बहुत प्यार किया करते थे। मेरे पिता तो काफ़ी सालों पहले ही इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए थे। तभी से ही घर की सारी जिम्मेदारी मेरे भैया के कंधों पर आ गई थी। जिंदगी बहुत खुशहाल तरीके से गुजर रही थी, लेकिन फिर अचानक एक आंधी का ऐसा झोंका आया जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था। मुझे शर्म आती है ये बात बताते हुए भी आप लोगों को, क्योंकि हमारे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें लोगों के सामने शर्मसार करने पर मजबूर कर देते हैं। अपनी ये कहानी बताते हुए मेरा दिल भी खून के आंसू रो रहा है। काश कि आज मैं जिंदा ही नहीं होती। मैं तो अपनी माँ के साथ ही मर गई होती तो आज मुझे ये दिन देखना न पड़ता, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे साथ गलत करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ मेरे भैया थे। भाई बहन का रिश्ता तो पवित्र बंधन से बंधा हुआ रिश्ता होता है, लेकिन मेरे भैया ने मेरे उसी रिश्ते के मान को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया था। मैंने कहीं नहीं सुना कि किसी भाई ने अपनी बहन के साथ इतना भी गलत किया होगा जितना मेरे भैया ने मेरे साथ किया था। किसी भाई ने अपनी बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत नहीं की होगी जैसी मेरे सगे और बड़े भैया ने मेरे साथ की थी। मुझे शर्म आती है अपने बड़े भैया को भाई कहते हुए। वो पहले मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझ पर अपनी जान न्योछावर करते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा था। आलोक भैया मेरे इकलौते भाई थे। मैं उनको अपना सब कुछ मानती थी, एक अच्छा दोस्त, अच्छा भाई, और वो मेरे पिता के समान भी थे। क्योंकि जब मेरे पिता की मौत हुई थी तो मैं काफ़ी छोटी थी और मेरी हर डिमांड को मेरे भैया ने ही पूरा किया था, इसलिए वो एक तरीके से मेरे पिता समान भी थे। भैया की उम्र लगभग 27 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। मेरी उम्र अभी 22 साल थी, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रही थी। भैया मुझसे काफ़ी बड़े थे, इसलिए पहले भैया की शादी होनी चाहिए थी, लेकिन भैया जब भी इस बारे में माँ से बात करते तो माँ उन्हें बुरी तरह डांट दिया करती थी और कहती थी कि पहले तुम्हारी जवान बहन बैठी हुई है, पहले उसके बारे में सोचो। तुम तो लड़के हो, तुम्हारी शादी तो कभी भी हो जाएगी, लेकिन भाइयों के लिए पहले बहन की जिम्मेदारी से फ्री होना ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद ही वो अपने बारे में सोचे तो अच्छी बात है। हमेशा तुम भी अपने ही बारे में मत सोचा करो, तुम पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और अपनी जिम्मेदारियों को तुम्हें अच्छे तरीके से पूरा करना है। माँ की बात सुनकर भैया गुस्से में अपने कमरे में बंद हो जाते थे। इस बात पर हर दिन घर में झगड़ा होता रहता था और मैं खामोशी से ये सब हंगामा देखती रहती थी। मुझे भैया ठीक लगते थे क्योंकि उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी। ये उनकी शादी की उम्र थी और उनके साथ के उनके जितने भी फ्रेंड्स थे उन सब की भी शादियां हो चुकी थी। धीरे धीरे भैया की उम्र बढ़ती चली जा रही थी और इसी तरह से भैया की उम्र 32 साल हो गई, लेकिन अभी तक वो शादी की खुशी नहीं देख सके थे। और मेरी उम्र भी अब 27 साल हो चुकी थी। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। मैं पढ़ लिख कर जॉब करना चाहती थी, लेकिन माँ ने मुझे मना कर दिया कि तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करने का हक तुम्हारे भैया का है, तो तुम्हें क्या सूझी है कि तुम जॉब करो। अब मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता देखकर जल्दी ही तुम्हारी शादी कर दूंगी। पहले तो भैया की शादी होनी चाहिए थी क्योंकि अब उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, लेकिन माँ का कहना था कि अगर तुम्हारे भैया की शादी करवा दी तो फिर वो हमें छोड़कर अपनी पत्नी का गुलाम बन जाएगा और कभी भी अपनी माँ बहन को पलटकर नहीं देखेगा। तुम्हारे पिता जिंदा नहीं हैं, इस घर का खर्चा तुम्हारा भाई चलाता है और फिर मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है। तुमसे पहले अगर तुम्हारे भैया की शादी करवा दी तो सारी जिंदगी तुम यहाँ पर कुंवारी ही बैठी रह जाओगी और हमेशा अपनी भाभी की नौकरानी बनकर रह जाओगी। मेरी माँ के दिल में ये डर बैठा हुआ था कि अगर भैया की शादी हो गई तो वो हमारे नहीं रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी के हो जाएंगे और इस तरह से हम माँ बेटी बेसहारा हो जाएंगे। मेरी उम्र भी अब काफ़ी हो गई थी। मेरी पढ़ाई पूरी होने की जिद की वजह से माँ मेरा रिश्ता नहीं ले रही थी, लेकिन अब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, इसीलिए मैंने भी उनको रिश्ता करने की परमिशन दे दी थी। मेरे कहने से पहले ही मेरी हर डिमांड पूरी हो जाया करती थी और यही वजह थी कि माँ मेरे लिए बहुत परेशान थी। वो इसी इंतज़ार में थी कि पहले मेरा रिश्ता होकर
मेरी शादी हो जाए तो फिर भैया के हाथ पीले करेंगी। लेकिन अभी तो ना ही मेरा रिश्ता हो रहा था और ना ही भैया की ही शादी हो रही थी। मैं तो लड़की थी, अपनी फीलिंग्स को खुलकर किसी से नहीं कह सकती थी। लेकिन भैया तो हर दिन घर में झगड़ा करते रहते थे और उनके इस झगड़े को काफ़ी साल हो गए थे, मगर अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। वो माँ से कहते थे कि हर्षाली के लिए कब तक मुझे भी बैठाकर रखोगी, मेरी शादी करवा दो। जब उसके भाग्य में होगा तो उसकी भी शादी हो जाएगी। और वैसे भी पहले उसकी पढ़ाई की वजह से आपने उसकी शादी नहीं होने दी और अब उसके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, तो इसीलिए मेरी भी शादी को लेट हो रहा है। मगर माँ को तो ना ही भैया पर भरोसा था और ना ही आने वाली उनकी पत्नी पर, इसलिए माँ ने हर बार साफ इनकार कर दिया। और जब कभी भैया ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते तो माँ हाथ में चाकू उठाकर अपनी कलाई पर रख देती थी ताकि भैया को इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। फिर सारी बात वहीं पर ही खत्म हो जाती थी और भैया अपने कमरे में बंद हो जाते थे। माँ इस तरह से अपनी जीत समझती थी और उनको लगता था कि इस तरह उन्होंने अपनी बेटी के फ्यूचर को सेव कर लिया है। माँ बहुत ही मासूम थी और मेरे लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उन्हें लगता था कि बहनों को उनके भाई तब तक समझते हैं जब तक उनकी पत्नियां नहीं होती। शादी होने के बाद वो अपनी पत्नियों के पल्लू से बंध जाते हैं। वो समझ ही नहीं सकी कि ये सब करके उन्होंने अपने बेटे को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मेरी माँ मेरे लिए तरह तरह के रिश्ते देख रही थी, लेकिन पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ था। जब मुझे पढ़ाई करनी थी तब तो मेरे बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन अब मेरे ज्यादा रिश्ते नहीं आ रहे थे। मेरी उम्र 27 साल थी और अब मेरे चेहरे से मेरी उम्र लगने लगी थी, क्योंकि मैंने पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान दिया था। इस वजह से मेरे चेहरे पर मेरी उम्र की बढ़ोतरी दिखने लगी थी। इसी तरह ना ही अभी तक मेरी शादी हुई थी और ना ही मेरे भैया की जिद पूरी हुई थी। अब तो भैया ने शादी के बारे में बात करना घर में बिल्कुल ही बंद कर दिया था। लेकिन भैया की हरकतें कुछ अजीबो गरीब सी हो चुकी थी। वो रातों को देर से घर आते थे, सुबह उठते तो उनकी आंखें लाल होती थी और ना ही वो हम दोनों में से किसी से ढंग से बात करते थे और अब अपने महीने की सैलरी भी कम देने लगे थे। पता नहीं वो अपने पैसे कहाँ उड़ा रहे थे। मेरी माँ को उनकी इस हरकत से बहुत शिकायत रहती थी। भैया का अंदाज जब मुझे ज्यादा ही अजीब लगा तो मैंने माँ से कहा कि ये भैया को क्या हो गया है माँ। तो माँ कहने लगी कि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अपने भैया पर। ये सब करके तुम्हारा भैया मुझसे जीतना चाहता है, वो बस जिद करके अपनी शादी करवाना चाहता है। लेकिन मैं भी तुम दोनों की माँ हूँ, इतनी आसानी से उसके ड्रामों में नहीं आऊंगी। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती उसका नंबर नहीं आएगा। माँ तो अभी भी अपनी जिद पर कायम थी। ऐसा करके वो भैया के साथ नाइंसाफी कर रही थी, क्योंकि धीरे धीरे उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। शादी की भी एक उम्र होती है जब इंसान की शादी करने की ख्वाहिश होती है, लेकिन वो उम्र तो भैया के हाथ से छूटी चली जा रही थी। जबकि मुझे लग रहा था कि भैया के साथ कुछ और ही मैटर है, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं भैया से इस बारे में कोई सवाल करती। मुझे तो भैया के गुस्से से भी बहुत डर लगता था। वो अब बहुत सख्त बिहेवियर से बात करने लगे थे और कभी कभी तो नफरत से मुंह फेर लेते थे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हम दोनों बहन भाइयों की किस्मत बदल जाए और हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाएं। और फिर एक दिन मेरी ये प्रार्थना भी पूरी हो गई। मेरे लिए किसी अच्छी फैमिली से रिश्ता आ गया था। लड़की की उम्र ज्यादा नहीं थी, वो मेरी ही उम्र का था, लेकिन खाते पीते और अच्छे लोग थे, इसलिए मेरी माँ को कोई एतराज नहीं हुआ था। लड़का भी काफी पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए मेरा रिश्ता वहां पर पक्का हो गया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि अब मेरा रिश्ता हो गया है तो मेरे भैया का भी जल्दी ही रिश्ता हो जाएगा। माँ ने अभी तक भैया की शादी ना करके उनकी कमाई से बहुत सारा पैसा जोड़ लिया था और फिर देखते ही देखते मेरी शादी भी हो गई थी और मैं विदा होकर अपनी ससुराल पहुंच गई थी। मेरा पति बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने खुशी खुशी मुझे अपने जिंदगी में शामिल किया था और काफी हद तक मेरी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आ गई थी। मेरी ससुराल का घर भी बहुत अच्छा था। जब मैं जिंदगी में आगे बढ़ी तो मुझे यही फिक्र सताने लगी कि अब मुझे अपने भैया की शादी के लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे। मुझे अपने भैया की शादी के लिए माँ से जिद करनी होगी, क्योंकि अब माँ की मर्जी के मुताबिक भैया की शादी का समय आ गया है। मैंने अपने ससुराल के कुछ लोगों और अपने आस पड़ोस के लोगों से कह दिया था कि मेरे भैया के लिए कोई अच्छी सी लड़की का रिश्ता बताएं, क्योंकि अब मैं भी उनके लिए रिश्ता तलाश करना चाहती थी और खुद ही अपनी पसंद से अपने भैया की शादी करवाना चाहती थी।
मैं चाहती थी कि अगर कोई मुझे रिश्ता बताए तो मैं लड़की को खुद देखने जाऊंगी और अपनी मर्जी से ही रिश्ता पक्का करूंगी, क्योंकि मेरी चाहत थी कि मेरी भाभी बहुत खूबसूरत हो और बहुत संस्कारी भी हूँ। लेकिन जैसा मैंने सोचा था ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि किस्मत ने मुझे मौका ही नहीं दिया। ससुराल में मेरी नंद की शादी आ गई थी और मैं वहां पर बिजी हो गई, और इन्हीं दिनों मेरी माँ की भी तबीयत खराब हो गई थी। वो बहुत बीमार हो गई थी। मैं अपनी माँ की सेवा करने के लिए उनके घर पर ही रह रही थी। मेरा ध्यान भैया के रिश्ते की तरफ से पूरी तरह से हट गया था, क्योंकि माँ कुछ ज्यादा ही बीमार थी और हम लोग उनके लिए बहुत परेशान थे। माँ का बहुत इलाज चला, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं बच सकी। हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। हमारी तो दुनिया ही उजड़कर रह गई थी। अब हम दोनों भाई बहन के सर से माँ और पिता दोनों का ही हाथ उठ चुका था। मुझे तो यकीन ही नहीं आया था कि माँ अचानक ही इस दुनिया से चली गई है। इतनी ज्यादा तबीयत खराब तो उनकी पहले कभी नहीं हुई। हालांकि उनकी तबीयत हमेशा ही खराब रहती थी, पर वो हर बार ठीक हो जाया करती थी। इस बार उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो इस दुनिया को ही छोड़कर चली गई। भैया काम पर गए हुए थे। मैंने उन्हें फोन करके घर बुलाया था, क्योंकि माँ की सेवा करने के लिए मैं अपने मायके में रह रही थी, और इसीलिए भैया को माँ की ज्यादा फिक्र नहीं हो रही थी। वो फौरन ही घर पर आ गए। फिर माँ का अंतिम संस्कार शुरू हुआ। सारे घर में सन्नाटा छा गया था और जगह जगह से मुझे अपनी माँ की आवाजें सुनाई दे रही थी। अपनी माँ की मौत पर मैं बहुत रोई थी, क्योंकि माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने हम दोनों भाई बहन को माँ और पिता दोनों का ही प्यार दिया था। धीरे धीरे घर खाली हो गया था। सब लोग वापस चले गए थे। अब घर में मैं और सिर्फ मेरे भैया ही बच गए थे। माँ की मौत पर भी भैया बिल्कुल खामोश थे। ना ही मैंने उन्हें रोते हुए देखा था और ना ही वो किसी से बात कर रहे थे। वो बिल्कुल खामोश हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से टूट चुके हैं। सबके जाने के बाद जब मैंने भैया से बात करनी चाही, तब भी वो पूरी तरह से खामोश थे। अंकित चाहते थे कि मैं वापस अपनी ससुराल चलूं, क्योंकि पहले तो मेरे पास माँ की सेवा करने का बहाना था। अब तो माँ भी इस दुनिया में नहीं रही थी, तो फिर मेरा यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन मुझे अपने भैया की बहुत फिक्र सता रही थी। मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। इसीलिए मैंने अपने पति से कहा कि मैं कुछ दिन और भैया के साथ भी रहना चाहती हूँ। अब मैं कुछ दिनों बाद ही घर पर आऊंगी। मेरी बात सुनकर अंकित सोच में पड़ गए थे और कहने लगे कि मैं तुम्हें अब और यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी माँ गांव से हमारे यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आ रही है। अब ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी माँ हमारी शादी के बाद पहली बार यहाँ पर आ रही है और तुम अपने मायके में रहोगी, तो वो इस बात का बुरा मानेंगी। हाँ, ऐसा बेहतर होगा कि कुछ दिन भैया को अपने घर पर रख लेते हैं। जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती तो वो हमारे साथ रह सकते हैं। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। मेरे पति को तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा मेरा साथ दिया करते थे। लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे भैया कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन जब मैंने इस बारे में भैया से बात की तो मैं हैरान रह गई थी कि भैया इस बात के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो गए थे। मेरी ससुराल में तो सिर्फ मैं और मेरे पति ही रहते थे। मेरे सास ससुर गांव में रहते थे। वो कभी कभी शहर अपने बेटे से मिलने के लिए आ जाते थे। शायद इसी वजह से भैया को मेरे घर पर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही उन्हें इस बात से कोई एतराज था। फिलहाल भैया ने अपना थोड़ा सा सामान पैक कर लिया था और वो हमारे घर पर शिफ्ट हो गए थे। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं जल्द ही उनके लिए अच्छी सी लड़की देखकर उनकी शादी करवा दूंगी और फिर वो अपनी पत्नी के साथ खुश रहेंगे। उनका घर भी आबाद हो सकेगा। मेरी इस बात पर भी भैया बिल्कुल खामोश थे। पहले तो वो शादी के नाम पर उछलते थे, मगर अब उनकी जिंदगी में शादी नाम के शब्द का कोई भी मतलब बाकी नहीं रहा था। या फिर शायद माँ के चले जाने पर वो बहुत ही ज्यादा गमगीन हो गए थे। उन्हें माँ के चले जाने का बहुत दुख था। आखिर वो उनकी माँ थी, इस पर दुखी होना तो बनता था। मैंने सोचा था कि कुछ दिन उन्हें अपने घर पर रखकर उनकी सेवा करूंगी तो शायद वो नॉर्मल हो जाएंगे, और फिर मैं अपने भैया को लेकर अपने घर चली आई थी। मैंने अपने बेडरूम के बराबर वाला कमरा ही भैया को दे दिया था। मैं पूरे 20 दिन बाद घर वापस लौटी थी। मेरा घर बहुत गंदा हुआ पड़ा था। मैंने सफाई का काम शुरू कर दिया था और फिर खाना बनाकर जैसे ही फ्री हुई तो मुझे भैया का ख्याल आया। मैं भैया को बुलाने के लिए उनके कमरे में चली गई थी तो मैंने देखा कि वो लेटे हुए थे। मैं जाकर उनके पास बैठ गई। भैया ने अचानक ही मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, हर्षाली, माँ ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है।
उन्होंने तुम्हारी शादी तो अपने सामने करवा दी, लेकिन वो मेरी शादी करवाए बिना ही इस दुनिया से चली गईं। मैंने अपनी सारी जिंदगी बस यही सोचकर मेहनत करते करते गुजार दी कि एक न एक दिन मेरी जिंदगी में भी खुशियां आ जाएंगी, मेरा भी परिवार होगा। लेकिन अब तो माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ। भैया का ये अंदाज बहुत ही अजीब था। उनकी नजरें मेरे शरीर पर जमी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बहुत गौर से देख रहे हैं। मैंने आज पहली बार भैया की ऐसी नजरों को महसूस किया था, इसलिए मैं थोड़ा घबरा गई थी। मैंने भैया से खाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी भूख नहीं है। मैं फिर भी भैया को जबरदस्ती उठाकर डाइनिंग टेबल तक ले गई। मैं समझ रही थी कि उन्हें माँ की याद आ रही है। भैया ने 2-4 निवाले ही लिए होंगे, उसके बाद वो खामोशी से बैठे रहे। उनकी नजरें मुझ पर और मेरे पति पर जमी हुई थी। ना जाने वो हम दोनों में क्या नोटिस कर रहे थे। मेरे पति खाने के दौरान सारे दिन के गुजारे हुए वक्त के बारे में बात करते थे। उनका ध्यान भैया की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बार बार मेरा ध्यान तो भैया पर ही लगा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे घर में आकर सुकून से नहीं है, इसलिए तो मैं खुद माँ के घर रहना चाहती थी। लेकिन मेरे पति की वजह से मुझे वापस आना पड़ा था। फिर उनको भी काफी दिनों से खाने की परेशानी हो रही थी। अब वो हर रोज तो मार्केट से लेकर खाना नहीं खा सकते थे। घर में भी उनके लिए खाना पकाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मुझे उनके कहने पर यहाँ आना पड़ गया। मैं सोच रही थी कि अब मुझे जल्दी से जल्दी भैया की शादी के लिए कुछ करना ही चाहिए, और अभी भी मैं यही सोच रही थी। रात हुई तो भैया अपने कमरे में चले गए थे और मेरे पति भी सोने के लिए अपने कमरे में आकर लेट गए थे। मेरे पति ने जब मुझे गुमसुम देखा तो पूछने लगे कि तुम्हें क्या परेशानी है हर्षाली, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है? मैंने अपने पति से कहा कि माँ को तो जाना था, वो चली गई हैं, लेकिन अब मुझे भैया की फिक्र लगी हुई है। उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, अब उनकी शादी हो जानी चाहिए, और अब वैसे भी वो अकेले हो गए हैं, उन्हें किसी के साथ की जरूरत है। मैं उनको इस तरह से परेशान नहीं देख सकती। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे कि मेरे ऑफिस में 2 लड़कियां हैं जिन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करने की खातिर अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो तो मैं उनसे बात करके देखता हूँ। लड़कियां देखने में काफी अच्छी हैं, तुम्हें और तुम्हारे भाई को लड़कियां देखते ही पसंद आ जाएंगी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैंने अपने पति से कहा था कि ठीक है, मैं एक बार लड़कियों को देख लूं, फिर उनसे रिश्ते की बात कर लेंगे। मैं खुद ही लड़कियों को देखूंगी। अपने पति से बात करके मेरा दिल थोड़ा हल्का हो गया था, मुझे सुकून मिल गया था। इसी तरह से 2 दिन गुजर गए थे और फिर मेरे पति ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मैं परेशान हो गई थी। उन्होंने कहा कि मेरी माँ 2-3 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 1 महीने के लिए आ रही हैं, या फिर उससे ज्यादा कभी समय लग सकता है। वो अभी कुछ दिन हमारे साथ रहना चाहती हैं। वो गांव से आ रही हैं। उनकी बात ने तो मुझे परेशान कर दिया था। उनके आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब मेरे साथ घर में मेरे भैया भी रहते थे और मुझे डर था कि कहीं मेरे सास को इस बात पर कोई एतराज न हो, क्योंकि ये बात मेरी सास को अभी तक पता नहीं थी। लेकिन ऐसा ही हुआ, मेरी सास आ गई थी और उनको हमारे यहाँ रहते हुए 2 दिन गुजर गए थे। एक दिन नाश्ते के टाइम पर उन्होंने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो मुझसे कहने लगी कि आधी रात को तुम्हारा भाई तुम्हारे कमरे में क्या करने के लिए आता है। मैंने चौंक कर अपनी सास को देखा और कहा कि आपको कोई गलत फहमी हुई है माँ जी, मेरे और मेरे पति के कमरे में मेरे भैया क्यों आएंगे, और वो भी आधी रात के समय। मेरे पति भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे। वो भी अपनी माँ की बात पर उन्हें हैरानी से देखने लगे। मेरी सास ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बहू, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारा भैया आधी आधी रात को तुम दोनों के कमरे में दाखिल होता है। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आधी रात के समय इसका तुम्हारे कमरे में क्या काम है। इससे पहले कि मैं उन्हें कोई जवाब देती, मेरे भैया भी नाश्ते के लिए आ गए थे। उन्होंने मेरी सास की बातें सुन ली थी। वो एकदम ही मेरी सास की बातों पर नाराज हो गए और कहने लगे कि आंटी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरा भला अपनी बहन के कमरे में क्या काम है? मैं तो सारा दिन नौकरी पर होता हूँ और शाम को थका हारा घर वापस आता हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ। भैया ये बात कहकर उठे और अपने कमरे में जाने लगे तो मैंने फौरन उन्हें रोक लिया और उनसे माफी मांगी। कहा कि माँ जी को कोई गलत फहमी हो गई है, आप बैठकर आराम से नाश्ता करो, ऐसी कोई बात नहीं है।
मेरे पति ने भी भैया को रोका तो वो बैठकर नाश्ता करने लग गए, जबकि मेरे सास के चेहरे का रंग जरूर उतर गया था। कुछ देर बाद मेरे भैया काम पर चले गए और मेरे पति भी घर से ऑफिस जाने के लिए निकल गए थे। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी कि बहू, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, तुम्हारा भाई सच में कुछ गलत कर रहा है, वो ठीक नहीं है। मैंने गुस्से में अपनी सास से कहा कि आप यहाँ पर कुछ दिनों की मेहमान हो तो बेहतर यही होगा कि हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत करो, और खासकर मेरे भैया के बारे में तो कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी सास को बहुत गुस्सा आ गया था और वो कहने लगी कि एक न एक दिन तुम्हें अपने भाई के इस व्यवहार पर पछताना ही पड़ेगा, फिर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रही थी। ये कहकर वो वापस अपने कमरे में चली गई थी और मैं उनकी बात पर परेशान हो गई थी। न जाने वो क्या कह रही थी और क्या कहना चाहती थी। मुझे तो उनकी कोई बात समझ नहीं आई थी। फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लगा जैसे वो मुझे धमकी देकर गई हैं। शाम को जब मैंने अंकित को ये बात बताई तो वो कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, गर्मी की वजह से माँ कभी कभी अपने कमरे का दरवाजा खुला हुआ छोड़ देती हैं। अब हम अपना कमरा लॉक करके सोया करेंगे। अंकित की इस बात ने मेरा दिल बहुत दुखाया था। मैंने अंकित से कह दिया था कि आपको भी मेरे भैया पर शक हो रहा है जो आप लोग कमरा लॉक करने की बात कर रहे हो। वो कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस जब तक माँ यहाँ पर है हमें ख्याल रखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ से नाराज होकर जाएं। वैसे भी वो यहाँ कभी कभी आती हैं। और उसके बाद मेरे पति ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सोना शुरू कर दिया था। ऐसे ही कुछ दिन सुकून से गुजर गए थे। फिर मेरी सास ने एक नया हंगामा क्रिएट कर दिया था। वो कहने लगी कि तुम्हारा भैया तुम्हें नशे की दवाई देता है, पता नहीं वो तुमसे किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है या फिर वो तुमसे कुछ चाहता है, लेकिन तुम लोगों को तो मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। मैं और अंकित दोनों ही मेरे सास के कमरे में बैठे हुए थे। उनकी बात सुनकर मेरा गुस्से से खून खौल रहा था। उन्होंने मेरे लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। मैंने अपने पति की तरफ देखा तो वो अपनी माँ से पूछने लगे कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रही हो। हर्षाली का भाई तो एक बहुत अच्छा इंसान है, हम लोग उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ताकि उसकी जल्द से जल्द शादी करा सकें, उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ खुश रहेगा। मेरी सास कहने लगी, मुझे तुम लोगों की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन हर्षाली के भाई के तौर तरीके कुछ ठीक नहीं है। पहले वो आधी आधी रात को तुम दोनों के कमरे में जाता था और कल रात तो मैंने उसे खुद तुम लोगों के दूध में दवाई मिलाते हुए देखा था। वो कुछ सफेद रंग का पाउडर था। मुझे तो पक्का यकीन है कि वो जरूर तुम्हें नशे की दवाई देता है। अपनी माँ की बात सुनकर मेरे पति ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा था और कहने लगे कि तुम्हारा भाई ये क्या करता रहता है। मेरी माँ इतना सब कुछ झूठ तो नहीं कह सकती, जरूर कोई ना कोई बात होगी। मेरे पति को अचानक मेरी सास की बातों पर यकीन आ गया था। मैंने अपने पति से कहा कि आप होश में तो हो, अगर उन्होंने हमें नशे की दवाई दी होती तो हम दोनों होश में कैसे बैठे होते। जरूर माँ जी को कोई गलत फहमी हुई होगी। मगर मेरी सास कहने लगी, बहू मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन इतनी पागल भी नहीं हूँ कि अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर भी अनदेखा कर सकूं। तुम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा न हो कि किसी दिन अपनी किस्मत को रोते रहो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे भाई के साथ कोई परेशानी है। मेरी सास की बात सुनकर मेरे पति भी एकदम गुस्से से उठे और मेरे भैया के कमरे की तरफ बढ़ गए। वो मेरे भैया के सामने जाकर खड़े हो गए और कहने लगे कि तुमने रात को हमारे दूध में कौन सी दवाई मिलाई थी। मेरे पति की बात सुनकर मेरे भैया चौंक गए थे और परेशान होकर उनको देखने लगे और कहने लगे कि आपके दूध में मैं क्यों कुछ मिलाऊंगा और आप कौन सी दवाई की बात कर रहे हो, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मेरे पति गुस्से में कहने लगे कि मेरी माँ ने मुझे इस बारे में बताया है और उन्होंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से यह हरकत करते हुए देखा है, और पहले तुम चोरी चुपके हमारे कमरे में भी आया करते थे और अब हमारे दूध में भी कुछ मिलाकर हमें दे रहे हो। हम तो तुम्हारा भला सोच रहे हैं। हमने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी, हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए और तुम हमारे ही दुश्मन बन रहे हो। मेरे भैया ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मैं अभी और इसी वक्त अपने घर को जा रहा हूँ। आइंदा मुझे अपना भैया मत कहना, मैं कभी इस घर में अब नहीं रहूंगा। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी खुशियों को कुर्बान किया और देख लो आज तुम्हारा पति मुझे कैसी कैसी बातें सुना रहा है। ये चाहता ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूं, इसलिए मुझे निकालने के लिए ये दोनों माँ बेटे इस तरह की बातें कर रहे हैं।
भैया ने गुस्से में अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया तो मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर अंकित कहने लगे कि अपने भाई को जाने दो, अब इसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा। मुझे अंकित से इस बिहेवियर की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी माँ की इस तरह की बेतुकी बातों में आ जाएंगे जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता था। भला कोई भाई अपनी बहन के साथ कभी कुछ गलत कैसे कर सकता है। इसीलिए मैंने गुस्से में आकर अपने पति से कह दिया कि अगर मेरे भैया यहाँ नहीं रह सकते तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगी। अगर आप मेरे भैया पर भरोसा नहीं कर सकते तो मैं आप पर कैसे भरोसा कर लूं। मेरे पति गुस्से में कहने लगे कि ठीक है, फिर तुम भी अपने भैया के साथ मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हें तो नजर ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। अपने पति की बात पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने भैया से कहा कि मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, और फिर मैंने अपना थोड़ा सा सामान पैक कर लिया था। मैं अपने भैया के साथ अपने मायके आ गई थी। मैं अंकित से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे। उन्होंने तो मुझे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अपनी माँ की बातों में आकर वो न सिर्फ मेरे भैया पर इल्जाम लगाएंगे, बल्कि उनको भी बेइज्जत करके अपने घर से निकाल देंगे। मैंने भैया को भरोसा दिलाया कि मैं आपकी खुद शादी करवाऊंगी और जल्द से जल्द करवाऊंगी और आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकोगे। मैं सारा दिन घर के कामकाज करती रहती थी और शाम को लड़कियां देखने के लिए घर से निकल जाती थी, लेकिन अभी तक मेरे भैया के लिए कोई परफेक्ट रिश्ता मुझे नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली काफी दिनों के बाद मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी। वो बहुत ही अच्छे परिवार से थी और बहुत खूबसूरत थी। मुझे तो लड़की देखते ही पसंद आ गई थी और मैंने उसको अपनी भाभी बनाने के बारे में सोच लिया था। मैंने घर आकर जब इस बारे में भैया को बताया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, पर ऐसी बात कह दी थी कि जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वो कहने लगे कि मैं अब शादी नहीं करना चाहता। मैंने गुस्से में भैया से कह दिया था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने आपके लिए दिन रात एक करके लड़की तलाश की है और आपकी खातिर मैंने अपना घर तक छोड़ दिया है ताकि आप खुश रह सको, आपका घर बस सके, आपका साथ देने वाला कोई हो। आप शादी नहीं करोगे तो सारी जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगे। भैया मुस्कुराकर कहने लगे, मैं अकेला तो नहीं हूँ, अब तुम भी तो इस घर में मेरे साथ रहती हो। हम दोनों मिलकर सारी जिंदगी इसी तरह से गुजार सकते हैं। भैया की बात मेरे सर के ऊपर से होकर गुजर गई थी। मैंने कहा कि जब लड़की मिल रही है तो फिर क्या परेशानी है। भैया कहने लगे कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसकी शादी अब हो चुकी है। मैंने माँ से उसके बारे में कई बार कहा था कि मेरा रिश्ता करवा दो, लेकिन इस बारे में माँ कभी नहीं मानी थी और उस लड़की के घर वालों ने उसका कहीं और रिश्ता पक्का कर दिया था। उस दिन के बाद मैंने कभी दोबारा शादी की बात ही नहीं की। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे शादी जरूर करूंगा, पर मैं अपनी माँ से उसके बारे में बताकर थक गया था। पर माँ ने कभी मेरी शादी के बारे में सोचा ही नहीं और ना ही कभी तुमसे कहा कि मेरे लिए लड़की तलाश करो। ये तो तुम थी जो मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढने में लगी हुई हो, लेकिन मुझे तो शादी ही नहीं करनी है क्योंकि मेरी मोहब्बत अब किसी और की हो चुकी है। मैं उसके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। भैया की बात सुनकर मैंने हैरत से उनसे पूछा कि इस बारे में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मुझे तो लगा था कि बस कुछ दिनों की बात है, इसलिए मैं आपको अपने ससुराल ले गई थी। मेरी बात पर मेरे भैया ने ऐसी बात कही कि जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपने भैया के मुंह से ये कैसी बातें सुन रही हूँ। वो कहने लगे कि मैं तुम्हारे घर पर इसीलिए गया था ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि जब मनपसंद चीज हाथ से छिन जाती है तो कैसा महसूस होता है। बस ऐसी ही तकलीफ मुझे भी हुई थी। तुम्हारी खातिर माँ ने मेरी शादी नहीं की। पहले तो तुमने जब पढ़ाई की जिद लगा ली थी और उसके बाद तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं मिल रहा था। इस वजह से मेरी जिंदगी गुजरती चली गई और मैं उस लड़की को बार बार भरोसा दिलाता रहा कि मैं उससे शादी करूंगा, पर एक दिन मैंने हार मान ली और उसे धोखा दे दिया। मैं उसकी नजरों में धोखेबाज बन गया। उसकी शादी उसके घर वालों ने कहीं और करवा दी। मैं अपनी मोहब्बत से हाथ धो बैठा था। मुझसे मेरी मोहब्बत दूर हो गई और उसके बाद तुम्हें अंकित के साथ विदा कर दिया गया। तुम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारने में लग गए और मेरी फीलिंग्स के बारे में किसी ने नहीं सोचा। माँ इस दुनिया से चली गई तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। तुमने मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही वक्त तक निभाने की बात की थी जब तक मैं शादी नहीं कर लेता। मेरी खातिर तुम सारी जिंदगी अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी।
तुम्हारी और माँ की हर बात को माना, तुम्हारी हर खुशी को पूरा किया। बस इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें और अंकित को एक साथ नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी सास ने जो कुछ भी कहा था वो सब ठीक कहा था। मैं दूध में तुम दोनों को दवाई मिलाकर दे रहा था। इस दवाई से तुम कभी मां नहीं बन सकती थी। मैं चाहता था कि तुम दोनों संतान के लिए तरस जाओ और तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ले, लेकिन तुम्हारी सास ने मुझे देख लिया और मेरा काम और ज्यादा आसान हो गया। उन्होंने खुद ही हमेशा के लिए तुम्हें अपने घर से निकाल दिया। अब तुम भी मेरे साथ यहीं पर जिंदगी गुजारोगी, ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि मुझ पर कितना बड़ा अत्याचार किया गया था। भैया की बात सुनकर मुझे लगा था कि मेरे शरीर से जान निकल रही है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते थे। आखिर मैं उनकी सगी बहन थी, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मुझे तो हमेशा से ही उनकी फिक्र लगी रहती थी। मैं मानती थी कि माँ ने मेरी खातिर भैया की खुशियों का गला घोट दिया था, लेकिन ये माँ का फैसला था। मेरा तो इसमें कोई कसूर भी नहीं था। तो फिर मुझे इस बात की सजा क्यों मिल रही थी? भैया मुझे बच्चा ना होने के लिए न जाने कैसी दवाइयाँ खिला रहे थे, और ये सुनकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई थी कि वो रातों को मेरे कमरे में आकर हमें देखा भी करते थे। मैंने रोते हुए अपने भैया से कहा, मैं आपके इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप माँ की सजा मुझे दोगे। भैया खामोश रहे। मैंने अपना सामान उठाया और वापस अपने ससुराल चली गई थी। मैं उस दिन बहुत रोई थी, जबकि मुझे भैया की किस्मत पर भी अफसोस हो रहा था। उनके साथ बहुत गलत हुआ था। मुझे देखकर मेरे पति बहुत खुश हो गए थे और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगे। मैंने अंकित को अपने भाई की सच्चाई नहीं बताई थी और ना ये बताया था कि वो दूध में हमें क्या मिलाकर पिला रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि इस बात की वजह से मेरे पति के दिल में मेरे भैया के लिए इज्जत कम हो जाए, क्योंकि अगर ये सच उन्हें पता चल गया तो वो मेरे भैया से और ज्यादा नफरत करने लग जाते। मेरे भैया काम के सिलसिले में दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे और मैंने उनके साथ सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए थे। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे भैया ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी, मगर ये तो भगवान का शुक्र है कि मेरे पति की मोहब्बत ने मेरी वीरान जिंदगी को फिर से आबाद कर दिया था। मैंने अपने भैया से सारे संबंध खत्म कर दिए और भैया ने भी मुझसे कभी बात करने की कोई कोशिश नहीं की। वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि अब मुझे उनकी फिक्र भी नहीं सताएगी, क्योंकि वो वहाँ पर अकेले नहीं हैं। उनके साथ काफी सारे लोग रह रहे हैं। मुझे तो सिर्फ अब अपनी जिंदगी पर ध्यान देना था। मेरी जिंदगी मेरे पति के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। अब मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने अपने भैया की कोई खबर नहीं रखी। ये बात सही थी कि उनके साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन उनको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने कभी उनके बारे में बुरा नहीं सोचा था। मुझे आज भी बहुत अफसोस होता है कि मेरी जिंदगी में ये सब कुछ क्या हो गया। मैं अभी तक बच्चे के लिए तरस रही हूँ। मेरे भैया ने मुझे सारी जिंदगी का दुख दे दिया। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पति ने कभी मुझसे इस बात की कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उनको यही लगता है कि ये तो भगवान की देन है। जब भगवान हमें माता पिता बनाएगा तब हम बन जाएंगे। भगवान कभी किसी को निराश नहीं करता। मेरा पति बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं भगवान से हर रोज प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरी गोद जल्दी ही भर दे, और मुझे भगवान की लीला पर पूरा भरोसा है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।